फिलहाल हम बड़ी वॉइसेस से भी बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सेक्टर से मैनेजमेंट है जो काफ़ी बजिंग है पिछले 2-3 दिनों से। हम बात करें टीसीआई एक्सप्रेस की। टीसीआई एक्सप्रेस के चंदर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। ईटी नाउ स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अग्रवाल। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह के डिमांड और सिनेरियो, क्योंकि कोविड और नॉन कोविड, अब खैर ये टर्मिनोलॉजी तो पुरानी हो गई, सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज्ड हुआ है। Q2 के आप नंबर्स की बात करें, वहाँ नॉर्मल सिचुएशन दिख रही है। अभी फिलहाल Q3 के नंबर्स से पहले हम किस तरह की एक एक्सपेक्टेशन रखें डिमांड और सप्लाई को लेकर? क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है? कैसे सिनेरियो और कैसे रोड मैप आप हमें बता सकते हैं यहाँ? तो देखिए, थोड़ा तो फियर अभी आया है लोगों में फॉर जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, बट इन जनरल डिमांड एंड सप्लाई कंजम्पशन वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। और जितना मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन चल रहा है उतना ही कोई उसमें रुकावट या कम नहीं हुई है। इसको कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ज़रूर इफ़ेक्ट हुआ है और अभी और आगे जाके भी इफ़ेक्ट होगा। बट इन ज़्यादातर लॉजिस्टिक सेक्टर में जो गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें कोई भी कम लक्षण नहीं दिख रहा है या दिखाई दी है अभी तक। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, क्योंकि आप चारों ही डिवीज़न के अंदर हैं, एयर के अंदर हैं, रेल के अंदर हैं, रोडवेज़ के अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा आपका जो स्टेक है वो रोडवेज़ में ही है। मोर देन 60% आपकी बैलेंस शीट्स वहीं से आती है। सर, आगे चल के रोडवेज़ ही लीडरशिप रहेगा या फिर जो और स्किल्स मैंने बताया जैसे एयर है, रेलवेज़ है? क्योंकि भारत सरकार ना चाहती है कि रोड टू रेल कनेक्ट हो। आप जानते हैं ना, नितिन गडकरी इस मामले में बहुत एग्रेसिव है और वो बार बार यही बात कहते हैं कि सड़क जितने ज़्यादा रेल पे होंगे उतना सबको फ़ायदा होगा। तो इस पे कुछ आपकी योजना है, कुछ ऐसा प्लान आपकी तरफ से है क्या सर? हाँ, ये एक अच्छी आइडिया है गडकरी जी की तरफ से, बट एक्चुअली देखा जाए तो जो रेल का उपयोग है वो पैसेंजर की तरफ ज़्यादा है और गुड्स की तरफ कम है। आज जो रोड ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है वो गांव तक, तहसील तक या छोटे शहरों तक भी जा सकता है, बट वो रेल का जो इफेक्ट है वो नहीं जा पाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जहाँ तक रेल की उपयोग होगी हमारे देश में, जहाँ हमें बढ़ावा करनी पड़ेगी वो एक्सपोर्ट कंटेनर के लिए ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड जो जैसे कमोडिटीज़ है उसके लिए रेल का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। बट B2B मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए आई थिंक रोड ऑलवेज कंसिस्टेंट रहेगा। अब आप यूएस जैसी इकोनॉमी देखिए, वहाँ रोड का उपयोग ऑलमोस्ट 90% है और हमारे यहाँ इंडिया में अबाउट ओनली 70% है। तो जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी मेरे ख्याल से रोड का भी जो उपयोग है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि नए वेरिएंट अगर आ जाता है और रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको लेकर आप कितने प्रिपेयर हैं, और क्या सप्लाई फ्रंट पर, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पर आपका नेटवर्क आप कितना स्ट्रॉन्ग है अभी फ़िलहाल, और आने वाले समय में उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं? तो जब फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ एंड सारा उथल पुथल हो गया तो मेरे ख्याल से हमारा लॉजिस्टिक्स चलता रहा और इसका मेन रीज़न यही था कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम लोग ने लगाया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो आज भी है, वैलिड है। हम लोग ने वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हटाया नहीं है। इनफैक्ट कोविड प्रिपेयर्डनेस जो है, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट था या ये अभी जो नया ओमिक्रॉन आया है, इसको देखते हुए भी प्रिपेयर्डनेस इज फुल। और मेरे को लगता नहीं है कि हमारे तरफ से कोई स्लो डाउन होगा या हमारे तरफ से कोई मिस्टेक होगी। हमारे कंपनी में भी जो ओमिक्रॉन डेल्टा जो फैला था वो लेस देन 1% था
सॉरी, जो डेल्टा फैला था वो लेस देन 1% था। तो इसको देखते हुए वैक्सीनेशन की ड्राइव भी बहुत अच्छी रही हमारे एम्प्लॉयज के साथ और ट्रक ड्राइवर्स एंड वेंडर्स के साथ, तो एंड लेबर्स आल्सो। तो कोई एज सच इम्पैक्ट इंटरनली नहीं आया था, बट ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है तो उसका इम्पैक्ट जरूर आता है। मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट्स को आप अगर स्प्लिट करेंगे तो एक बड़ा रेशो रोड्स के पास है, और यानी उसी सेगमेंट में आप प्ले आउट करते हैं। यहाँ से आपको लगता है लॉजिस्टिक स्पेंड, देखिए अगर एक्सप्रेस, अगर आप आउटलुक की बात करें, इंडियन आउटलुक की, वहाँ पर एक बड़ी स्पेंड्स की बात की जाती है। आगे आने वाले समय में ऑफकोर्स हम बजट से पहले देख सकते हैं कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर बड़े स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। ऐसे केस में जाहिर तौर पर आप जैसे प्लेयर्स की, लॉजिस्टिक प्लेयर्स की और डिमांड होगी। आपको क्या लगता है कि आपको इस सब को सिनेरियो को देखते हुए किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपको बजट से पहले होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से एक तो फ्यूल को हमेशा दे शुड ब्रिंग इट जीएसटी में तो लाना ही चाहिए, एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में कुछ टैक्स एलिमेंट्स हैं, जैसे जो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है फॉर रिटर्न जो मिलता है बेनिफिट, दैट इन लॉजिस्टिक सेक्टर वो भी मार्जिनलाइज हो जाना चाहिए। वो दैट शुड बी इक्वलाइज्ड एंड नॉट ओनली फॉर वन सेगमेंट या दूसरे सेगमेंट के लिए नहीं है, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। जो जीएसटी 18% चार्ज होता है वो पूरे सेक्टर में होना चाहिए इक्वली, तो नॉट ओनली इन एक्सप्रेस। तो उससे क्या होगा कि जो वीएटी के टाइम पे एक सप्लाई सिस्टम था और जीएसटी के टाइम में अब डिमांड सिस्टम है, तो डिमांड सिस्टम को रखते हुए आई थिंक ये 18% शुड बी नॉर्मलाइज्ड, और जो फ्यूल है वो भी जीएसटी में आ जाना चाहिए, ताकि वो डिफरेंट स्टेट्स का उस पे रोल नहीं रहे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज इंडिया में ऐसा आई थिंक जो जिस प्रकार से चलता है प्राइसिंग अलग अलग स्टेट्स का, वो इट्स वेरी डिस्पैरिटी, उससे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आती है। चंद्र सिंह, इनफैक्ट एक बधाई भी देना चाहूँगा मैं सभी इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि जिन्होंने 2020 के इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी आपकी कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज वो करीब 4 गुना है। यानी कि 500 साढ़े 500 का शेयर था 2000 में, आज इसकी कीमत करीब 2000 से ऊपर है। तो पहले तो मैं उन निवेशकों की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से आपने बिज़नेस को रोल आउट किया। एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, आप वैसे ऑलमोस्ट डेट फ्री है ना? अभी किसी तरह का कोई डेट तो नहीं है ना? क्योंकि मेरे पास था 1 करोड़ का डेट था बस, जो मेरे को शीट्स में दिखा, वो भी हो गए होंगे फ्री उससे भी आप? तो हम 2000 लिस्टिंग से पहले डेट फ्री कर दिया था मैंने कंपनी को, और इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मैं ये टीसीआई एक्सप्रेस इज द ओनली कंपनी विच इज डेट फ्री, और ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगी। हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ प्लान्स जो है वो है 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना इन 4 years, वो सारा इंटरनल अप्रूवल से ही आएगा। वी विल नॉट टेक एनी डेट। 500 करोड़ रुपया बता रहे हो आप खर्च करने वाले हो, इसमें से कितना खर्च हो गया और कितना करना है आगे? तो अभी इस वाले ट्रेंच में 400 करोड़ का प्लान था, उसमें ऑलमोस्ट 300 हम लोग ने कर लिया है स्पेंड, एंड नेक्स्ट 100 करोड़ बाय नेक्स्ट ईयर वी विल फिनिश। तो 22 को देखते हुए वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ 500 करोड़। तो मतलब कि ऑलमोस्ट 9 साल में हम लोग 1000 करोड़ तक हम लोग स्पेंड करेंगे, और ये सारा इंटरनल अप्रूवल से ही होगा। बस अग्रवाल जी, एक मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन होगा, ये कोल्ड चेन एक्सप्रेस आपका चलता है, ये कोल्ड चेन कितना बड़ा शेयर है आपके टोटल लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर, और इसको लेकर आप कितने और बुलिश और कितने एग्रेसिव हो? क्योंकि बहुत ही नीच सेगमेंट है और इसके अंदर जो ग्रोथ मिलती है बहुत ही ट्रेमेंडस, बहुत अच्छी मिलती है। हमारा जो फोकस है कोल्ड चेन में वो है फॉर फार्मा, और ना ही जैसे QSR या और भी चीज़ों में, क्योंकि क्या है कि फार्मा की रिक्वायरमेंट अब दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, और अलग टाइप की जो मेडिसिन है उनको कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट भी आ गई है।
तो आई थिंक वैक्सीन को देखते हुए और इंडिया की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, नॉट सिर्फ कोविड को लेते हुए बट इन जनरल जो वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ती पॉपुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो कोल्ड चेन का ज़रूरत पड़ेगा। तो फार्मा को देखते हुए आई डोंट थिंक हम लोग इसको 5% से ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज उससे ज़्यादा अभी भी जो इसको ग्रो करने में या इंडिया में ग्रो होने में कम से कम 7 से 8 साल और लगेगा इसको। सर आपके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में भी बात करना चाहेंगे। हमने देखा था कि ये जो दूसरी तिमाही निकली थी Q2 काफ़ी स्ट्रांग थी मार्जिन के फ्रंट्स पर, रेवेन्यू के फ्रंट पर, और आगे के लिए जो आपने गाइडेंस भी दी थी उस समय वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी। FY22 आपने कहा था कि हम क्लोज करेंगे 18% मार्जिन के साथ, और FY23 में भी इस तरह की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सर इस ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या कंपनी राइट ट्रैक पे है? क्या क्या प्लान रहेंगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है कंपनी का इस तरह की ग्रोथ को अचीव करने के लिए? अभी तो वी आर राइट ऑन प्लान, इसमें कोई चेंज आया नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं कि फरवरी में पीक होगा, वी डोंट नो उससे क्या इम्पैक्ट होगा पूरे देश में, बट लगता नहीं है मुझे। आई एम होपफुल कि नहीं हो कुछ भी, बट इसको अचीव करने के लिए हम लोग ने काफ़ी चीज़ें इंटैक्ट रखा। जैसे एग्जांपल सर्विस लेवल हम लोग ने बहुत बढ़िया दिया ऑल इंडिया में। फिर हम लोग ने प्राइसिंग भी अपना बढ़ाया थोड़ा। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छा रखा, और साथ ही साथ कस्टमर जो इंक्रीज है, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज वो भी किया। तो इससे अच्छा इम्पैक्ट आया है पूरे कंपनी में, एंड ये आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो कई सारे मैटर्स पर हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, आज हमसे बात करने के लिए, इन सारे मैटर्स पर हम और क्लैरिटी और कैंडिडली अपनी बात रखने के लिए। तो TCI एक्सप्रेस के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे ET नाउ स्वदेश पर, और हम ये व्यू जानना चाह रहे थे कि एक बड़ा प्लेयर है लॉजिस्टिक वर्ल्ड से, और क्योंकि एक बड़ा लॉजिस्टिक सेटअप को आप देखें तो एक बड़ा जो चंक है, जो बड़ा पाई है, वो रोड ट्रांसपोर्ट से आता है, जिसमें कंपनी के पास एक बड़ा मार्केट शेयर है।